भारत को असल में कौन चलाता है? केंद्र सरकार या फिर हमारे 28 राज्य? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पावर स्ट्रक्चर की जड़ में है। तो चलिए आज इसी शक्ति के खेल और इसके नाजुक संतुलन को समझते हैं। देखिए, भारत में केंद्र और राज्यों का रिश्ता एक बहुत ही पेचीदा समीकरण है, जिसमें सहयोग भी है और टकराव भी। तो आज हम इसी शक्ति संतुलन की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि यह हमारे लोकतंत्र को कैसे आकार देता है। भारत के सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अर्धसंघवाद या क्वाजी फेडरलिज्म। इसका मतलब सीधा सा है, पावर्स बंटी हुई तो हैं, लेकिन पलड़ा हमेशा सेंटर की तरफ ही भारी रहता है। और जानते हैं ये कहानी शुरू कहां से होती है? हमारे संविधान के बिल्कुल पहले आर्टिकल से, जो भारत को राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरा पावर स्ट्रक्चर टिका है। अब ये जो बनावट है ना, ये भारत को अमेरिका जैसे देशों से एकदम अलग कर देती है। अमेरिका में क्या है, वहां राज्यों को बराबर का भागीदार माना जाता है, लेकिन भारत में हमारे संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर एक मजबूत केंद्र की नींव रखी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पावर शेयरिंग कागज पर दिखती कैसी है, मतलब इसे बांटा कैसे गया है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान की 3 बहुत ही जरूरी सूचियों में। ये 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये साफ साफ बताती हैं कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर जैसे मुद्दों पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा और पुलिस या एग्रीकल्चर जैसे मुद्दों पर राज्य। लेकिन ये जो तीसरी लिस्ट है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, जहां दोनों कानून बना सकते हैं, असली खींचतान अक्सर यहीं से शुरू होती है। तो जैसा हमने देखा, कागज पर तो बंटवारा है, पर असलियत में पूरा सिस्टम सेंटर की तरफ झुका हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये यूनिटरी बायस या एकात्मक झुकाव आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं कानून बनाने की। मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर सेंटर और स्टेट दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तो किसकी चलेगी? हमेशा केंद्र की। और तो और जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब तो संसद स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसे ऐसे समझें, अगर एक ही मुद्दे पर स्टेट और सेंटर के कानून आमने सामने आ जाएं, तो बिना किसी शक के सेंटर का कानून ही लागू होगा। ये बात संविधान के आर्टिकल 254 में साफ साफ लिखी हुई है। अब ये कंट्रोल सिर्फ कानून तक ही नहीं रुकता, ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन प्रशासन तक जाता है। जो हमारे IAS IPS अधिकारी होते हैं, उन्हें मैनेज तो सेंटर करता है, लेकिन वो काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में। तो यहां भी सेंटर का एक तरह से सीधा दखल रहता है। और जब बात पैसे की आती है, तब तो ये पावर डिफरेंस और भी साफ हो जाता है। देश में टैक्स से होने वाली ज्यादातर बड़ी कमाई, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम्स, ये सब केंद्र के पास जाती है। राज्यों के पास रेवेन्यू के सोर्स तुलनात्मक रूप से काफी कम है। और फिर आते हैं ग्रांट्स इन एड, यानी केंद्र से राज्यों को मिलने वाली आर्थिक मदद। अब कहने को तो ये मदद है, लेकिन इससे राज्यों की केंद्र पर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब शक्तियों का ये खेल इतना पेचीदा है और सेंटर स्टेट में टकराव होता है, तो अंपायर की भूमिका कौन निभाता है? फैसला कौन करता है? और ये जिम्मेदारी है हमारी न्यायपालिका की। और इसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। उसे ही केंद्र राज्य संबंधों का गार्डियन या संरक्षक माना जाता है। तो जुडिशरी का काम क्या है? पहला, सेंटर और स्टेट्स के बीच किसी भी कानूनी विवाद को सुलझाना। दूसरा, राज्यों के आपसी झगड़े, जैसे नदी के पानी को लेकर जो विवाद होते हैं, उन्हें निपटाना। और सबसे जरूरी, ये देखना कि कोई भी अपनी संवैधानिक सीमाओं को न लांघे। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने इतना जटिल सिस्टम बनाया ही क्यों? इसके पीछे की बड़ी सोच क्या थी? हमारे इस सिस्टम के 2 चेहरे हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, नॉर्मल टाइम्स में, तब ये एक फेडरल सिस्टम की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है, ये अपना रूप बदल लेता है और एक यूनिटरी सिस्टम बन जाता है, जहां सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये जो क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका एक ही मकसद था और है विविधता में एकता को बनाए रखना। इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले देश को एक साथ एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर जोड़े रखना। लेकिन आज जब भारत इतनी तेजी से बदल रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या ये नाजुक संतुलन जो कल तक कारगर था, आने वाले कल की चुनौतियों के लिए भी सही है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा।